वेलकम टू पनेशिया ट्यूटर। आज हम डिस्कस करेंगे मार्च के लास्ट वीक करंट अफेयर्स जो हमारी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग देखते हैं क्या थी दिस वीक की मेजर हेडलाइंस। फर्स्ट वन इज ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 डिक्लेयर किया गया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी पर्सनैलिटी, उनका बैकग्राउंड और स्टैटिक पोर्शन रिगार्डिंग द ज्ञानपीठ अवार्ड। डन। नेक्स्ट वन इज अबॉलिशन ऑफ इक्वलाइजेशन लिवाई टैक्स। एक तरह का टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अबॉलिश किया गया है, इसकी डिटेल देखेंगे। नेक्स्ट वन इज फर्टिलाइजर की सब्सिडी रिलेटेड एक पैनल कमेटी बनाई गई थी। फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव हमारे लिए वन लाइनर में इंपॉर्टेंट रहेगा इस कमेटी के हेड कौन थे। डन। नेक्स्ट वन इज NTF दैट इज नेशनल टास्क फोर्स बनाई गई रिलेटेड टू स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ को कर्ब आउट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज इंडिया हैज इशूड एंटी डंपिंग ड्यूटीज। किस देश के अगेंस्ट यूज की गई है, किस प्रोडक्ट्स पे लगाई गई है, उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट वन इज दिल्ली लेजिस्लेचर ने लॉन्च आउट कर दिया है अपना पोर्टल ऑन नेवा एप्लीकेशंस। क्या है नेवा एप्लीकेशन, इसको डिटेल में कवर अप करेंगे। आफ्टरवर्ड्स वी विल कवरिंग द रिवीजन ऑफ MSME का क्राइटेरिया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्राइटेरिया ऑफ MSME को अपडेट कर दिया गया है, देखेंगे। देन द नेक्स्ट वन इज रिपोर्ट लॉन्च की गई बाय द UN। देन द कमीशन ऑन सीनियर सिटीजन्स। आफ्टरवर्ड्स सागरमाला प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप स्कीम है, उसको 10 साल कंप्लीट हो गए हैं, उसका स्टैटिक पोर्शन कवर करेंगे। देन द इनिशिएटिव DX एज इनिशिएटिव बाय द नीति आयोग। एंड लास्ट में एक टर्म दिस वीक न्यूज में रहती है विच इज ग्रीन ग्रैबिंग। किससे रिलेटेड है उस चीज को कवर करेंगे। करें स्टार्ट। ओके, फर्स्ट वन इज ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 दिस ईयर का ज्ञानपीठ अवार्ड डिक्लेयर किया गया है। पहले इसका स्टैटिक पोर्शन देखें तो इट इज इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड। हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड मींस लिटरेचर के एंगल में, चाहे वो राइटर किसी भी तरह की पब्लिकेशन करते हैं, पोइम्स होगी, स्टोरीज होगी, नॉवेल्स होगी, उनके वर्क को रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पर्टिकुलरली भारतीय ज्ञानपीठ एक सोसाइटी है, उसके द्वारा रिकॉग्नाइज करके दैट पर्टिकुलर पर्सन को अवार्ड दिया जाता है विद द मॉनेटरी अमाउंट ऑफ 11 लाख रुपीज प्लस एक ब्रॉन्ज का स्टैचू दिया जाता है रिगार्डिंग वाघ देवी दैट इज सरस्वती माता जी की मूर्ति दी जाती है। दिस ईयर किसको दिया गया अवार्ड? इट वॉज गिवन टू विनोद कुमार शुक्ला हु बिलोंग्स टू छत्तीसगढ़ स्टेट। एंड इन्हीं से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ही बिकेम द फर्स्ट राइटर फ्रॉम छत्तीसगढ़ स्टेट जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड से दिया गया। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ज्ञानपीठ अवार्ड किस किस भाषाओं को कवर करता है। जब 1965 में ये अवार्ड स्टार्ट किया गया था दैट टाइम इसमें 22 लैंग्वेजेस कौन सी वाली, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में मैंशनड है, वो वाली 22 लैंग्वेजेस में अगर किसी राइटर ने कोई पब्लिकेशन करी है देन उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, अवार्ड दिया जाता है। बट फ्रॉम द ईयर 2013 इंग्लिश लैंग्वेज वाज आल्सो एडेड ऑन दिस द लिस्ट। डन। अगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है विनोद कुमार शुक्ला जी का बैकग्राउंड के अलावा इनकी मेजर पब्लिकेशन क्या थी? नौकर की कमीज, देन दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में एक खिड़की रहती थी वुड बी इंपॉर्टेंट वन, क्यों? क्योंकि इसी एक बुक से रिलेटेड इनको एक और अवार्ड दिया गया है दैट इज साहित्य अकेडमी अवार्ड। क्लियर? मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन इज इक्वलाइजेशन लिवाई टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया। पहले समझते हैं इक्वलाइजेशन लिवाई टैक्स होता क्या है। जनरली जब भी हम यूट्यूब पे कोई मूवी देख रहे हैं, कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, तो हमें बीच में इंटरप्शन होती है, किसके जैसे एक एडवर्टाइजमेंट आती है। वो एडवर्टाइजमेंट में भी हमारे इंडियन रेजिडेंट, इंडियन प्रोड्यूसर द्वारा, इंडियन मैन्युफैक्चरर द्वारा प्लेड आउट कराई जाती है, बट उसके लिए पेमेंट देनी पड़ती है। पेमेंट किसको देनी पड़ती है? तो यूट्यूब के हेडक्वार्टर्स। सिमिलरली उसी पेमेंट से रिलेटेड एक टैक्स चार्ज किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस तरह का टैक्स होता है? इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। बट इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ता है? गूगल और यूट्यूब जैसी कंपनीज जिनका हेडक्वार्टर इंडिया में नहीं है, दे आर प्रोटेस्टिंग कि हमारी टेरिटरी आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती, तो आप इसकी वजह से हमारे ऊपर टैक्स क्यों लगा रहे हो। इस चीज को अबॉलिश कर दिया गया नाउ बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैसे अबॉलिश किया गया? फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट करके इन द ईयर 2025 में। इस अमेंडमेंट में 59 अमेंडमेंट्स कवर होती हैं। वन ऑफ दीज हैज गॉट फाइनलाइज्ड कि इक्वलाइजेशन लिवाई टैक्स दैट वाज 6%, इसको अबॉलिश कर दिया जाएगा। ओके, अदर नेम ऑफ इक्वलाइजेशन लिवाई वुड आल्सो बी इंपॉर्टेंट। इसको और क्या कहा जाता है? इट इज आल्सो नोन एज गूगल टैक्स। सिमिलरली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसका किस तरह का टाइप है। इट इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स लिवाइड ऑन ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस मेड टू दी नॉन रेजिडेंट। आफ्टरवर्ड्स नॉर्मली हमें एग्जाम्स में क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछे जाते हैं कि एक तरह का टैक्स जो अभी अबॉलिश हुआ है उसकी इंट्रोडक्शन कैसे की गई थी, तो हमारे लिए बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बैकग्राउंड में क्या चीज हमें ध्यान रखनी है? इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इसको जब ओरिजिनल लेकर आए थे तब भी एक अमेंडमेंट की गई थी। कौन सी अमेंडमेंट की गई थी? बाय द अमेंडमेंट इन द फाइनेंस एक्ट 2016। इसी पे ध्यान देंगे कि अर्लियर ऑल्सो 1 year बैक 2% की इक्वलाइजेशन लिवाई वाज ऑल्सो रिमूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2024। बट अभी जो करंट अफेयर में डिस्कशन चल रही है वो किस चीज की चल रही है? 6% इक्वलाइजेशन लिवाई टैक्स, जिसका अदर नेम इज गूगल टैक्स या एडवर्टाइजमेंट टैक्स, उसको अबॉलिश कर दिया गया बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। क्यों किया गया? टू मेंटेन आर सोशियो पोलिटिकल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस विद USA एंड अदर सच कंट्रीज।
क्लियर? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट इज द पैनल कमेटी जो बनाई गई है रिगार्डिंग टू फर्टिलाइजेशन की सब्सिडी रिलेटेड। फटाफट की फैक्ट्स कवर करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कमेटी के हेड कौन थे? इट वाज हेडेड बाय MP कीर्ति आजाद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कीर्ति आजाद। सेकंड फैक्ट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया? दे हैव सजेस्टेड कि इंडिया में अभी फर्टिलाइजर सब्सिडी को बढ़ावा देने की जरूरत है। मीन्स अभी हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पे फर्टिलाइजर्स की नीड है, वी नीड देम। क्यों नीड चाहिए? प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अभी इनिशिएटिव्स, अभी एफर्ट्स लगाने चाहिए। ये पैनल कमेटी क्यों चर्चा में आती है? द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस इज कि अभी जो हमारा बजट पास आउट होता है उस बजट में वी हैव रिड्यूस्ड द फर्टिलाइजर सब्सिडी विद द अमाउंट ऑफ 7% से हम फर्टिलाइजर सब्सिडी को डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से पैनल कमेटी बनाई जाती है। ये सब एनालिसिस करते हैं, फाइनली सजेस्टेड आउट कि नहीं, अभी इंडिया को नीड है टू फर्टिलाइजर सब्सिडी को इनकरेज करने की। डन। इसके अलावा कौन से मेजर इफेक्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे? इट हैज अफेक्टेड बोथ द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम एंड यूरिया बेस्ड सब्सिडी स्कीम। फाइनल आउट इनकी रिकमेंडेशन में एक तो फर्टिलाइजर सब्सिडी को बढ़ावा देने की बात करेगी, अदर वन दे हैव आल्सो रिकमेंडेड अस एक्सपेंडिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ नैनो यूरिया एंड नैनो DAP। क्लियर? ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज नेशनल टास्क फोर्स बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स को मेंटेन करने की, बरकरार करने के लिए उसकी तरफ ध्यान देने की। फर्स्ट फैक्ट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि इस कमेटी के हेड कौन थे? इट वाज हेडेड बाय जस्टिस रविंद्र भट्ट। ऑब्जेक्टिव क्या था? मेंटल हेल्थ इश्यूज को कंसर्न करने के लिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा किसकी मेंटल हेल्थ की बात करें? स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकली करेंगे क्या? ये कमेटी का काम होएगा यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को रिकमेंडेशन करना, रेगुलेशंस पास आउट करना कि आपके प्रीमाइसेस में, कैंपस में अगर आपको कोई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस किया जाता है उसको वहीं पे कट आउट करके सुसाइडल रेट को कम करने की बात करो। क्योंकि इनडायरेक्टली अभी हमारे इंडिया में ट्रेंड क्या दिखाया जा रहा है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से बच्चों में सुसाइडल रेट्स बढ़ रहे हैं। कहाँ पे बढ़ रहे हैं? विद इन द कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। ये कमेटी बनाई किसके द्वारा की? इट वाज मेड अप बाय सुप्रीम कोर्ट, हेडेड बाय एक जस्टिस द्वारा हेड की गई। बट सेंटर द्वारा भी इसको सपोर्ट दिया गया। सपोर्ट कैसे दिया गया? बाय द एलोकेशन ऑफ अबाउट ₹20 लाख। क्लियर? मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन इज इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट होएगा एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब क्या है। सिंपल भाषा में समझे तो चाइना अपनी टेरिटरी में, अपनी इकोनॉमिक टेरिटरी में सस्ते में, लो क्वालिटी में गुड्स प्रोड्यूस करता है, उसको डंप आउट कर देता है अदर कंट्रीज में। फॉर एग्जांपल इंडिया में क्यों डंप आउट कर रहा है? क्योंकि नंबर अबंडेंस में वो क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है, क्वालिटी को बिना ध्यान में देते हुए प्रोड्यूस करके दूसरे कंट्रीज में जैसे इंडिया में भेज रहा है। नाउ अदर साइड इंडिया में क्या हो रहा है? इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आर मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंग टू BIS, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। उनकी देखरेख के अकॉर्डिंग जो भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोडक्शन की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, उसको फॉलो किया जा रहा है। अब यहाँ पे नुकसान हो रहा है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का। कैसे? अगर हम क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स मीट आउट करने के लिए कॉस्ट बढ़ जाती है। बट अगर मार्केट में सेम प्रोडक्ट पे देखें तो चाइना द्वारा जो डंप आउट प्रोडक्ट है वो लो कॉस्ट पे मिलेगा। अगर हमारे कस्टमर्स की बात करें, इंडियन सिटीजन्स की बात करें, वो अपनी जेब देख के अकॉर्डिंग पैसा खर्चा करेंगे। उनको पता लगेगा सेम तरह की यूटिलिटी प्रोडक्ट है बट चाइना वाले प्रोडक्ट की कॉस्ट कम है एज कम्पेयर टू इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। क्वालिटी को अगर हम नेग्लिजिबल वे में लेंगे तो क्या चीज़ प्रेफर की जाएगी? चाइना वाले प्रोडक्ट्स को। इस चीज़ का नुकसान कहाँ पड़ा है? इंडियन मैन्युफैक्चर पे और इंडियन इकोनॉमी एज ए होल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सजेस्टेड, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस कि अब हम चाइना के 5 प्रोडक्ट्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं, जिससे क्या होगा? उन 5 प्रोडक्ट्स की कॉस्ट इन द मार्केट विल इंक्रीज डाउन, जिसका इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या होगा कि लोग थोड़े से शिफ्ट आउट डाउन होंगे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स और उनके प्रोडक्ट्स पे, जो कि ऑलरेडी एक अच्छी खासी क्वालिटी को मेंटेन करके रख रहे हैं। नाउ हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन राइज होगा, ऐसे तो कोई भी कंट्री एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है ये बोल के कि हमारे मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान हो रहा है, दूसरी कंट्री वाले सस्ते में सामान बेच रहे हैं। हम ऐसी चीज़ क्यों कर रहे हैं? इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल 6 ऑफ द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड GATT, विच इज़ अकॉर्डिंग टू WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड्स को बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज उसको मैनेज करती है। उन्हीं की गाइडलाइंस है। अगर कंट्री को रियलाइज होता है कि आपके मैन्युफैक्चरर्स के साथ कुछ इनजस्टिस हो रहा है, कि वो अपने गुड फेथ में काम कर रहे थे बट दूसरी कंट्रीज के मैन्युफैक्चरर्स उसमें डंप आउट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, तो यू कैन दिस टाइप ऑफ गाइडलाइंस को यूज कर सकते हो। हमारे लिए यहीं पे एक फैक्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि ओवर द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा ये एंटी डंपिंग ड्यूटी कौन लगाता है? इट वाज इम्पोज्ड बाय USA। सेकंड नंबर पे कौन आता है? इंडिया। नाउ कौन से 5 प्रोडक्ट्स पे लगी है? फर्स्ट वन इज फॉर सॉफ्ट फेराइट कोर्स यूज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड टेलीकॉम डिवाइसेस। हमारे लिए MCQ के अकॉर्डिंग इनकी परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। मे बी दे वुड बी आस्किंग अस इन द मैच द फॉलोइंग। सेकंड इज वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क
विल फेस अ ड्यूटी ऑफ अबाउट दिस अमाउंट। इसमें क्या चीज़ आएंगी, पानी की बोटल्स आती हैं जिसमें लॉन्ग टर्म तक पानी ठंडा या पानी गर्म रहता है। थर्ड वन इज एल्यूमिनियम फॉइल। ये ध्यान में रखेंगे, एल्यूमिनियम फॉइल पे जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है इसकी टाइम ड्यूरेशन सिर्फ 6 मंथ्स की है। इसके अलावा जो बाकी 4 प्रोडक्ट्स पे ड्यूटीज लगी है इट विल बी इम्पोज फॉर द 5 ईयर्स। नेक्स्ट वन इज ट्राइक्लोरो एसिड, जिसको यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटिंग और द प्यूरिफिकेशन ऑफ द वाटर। नेक्स्ट इज पेस्ट रेसिन, जिससे प्लास्टिक के मटेरियल्स, प्रोडक्ट्स, कंटेनर्स बनाए जाते हैं। डन, वी हैव कवर्ड दिस। नेक्स्ट वन इज दिल्ली लेजिस्लेचर ने अपनी लेजिस्लेटिव हाउस की जो प्रोसीडिंग्स है उसको नीवा पोर्टल पे अपलोड कर दिया है। पहले इंपॉर्टेंट रहेगा, नीवा पोर्टल क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक विधान एप्लीकेशन, जिसमें क्या होएगा, जो भी हाउस की प्रोसीडिंग्स होती है, नॉर्मली हमारे इंडिया में लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना। किसके द्वारा लॉ बनाया जाता है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा एंड राज्यसभा में न्यूमरस प्रोसीडिंग्स होती हैं, जैसे कि क्वेश्चन आवर से स्टार्ट होके मिनिस्टर्स या मेंबर्स क्वेश्चन एक दूसरे से पूछते हैं, डिबेट्स करते हैं, बिल को पास करते हैं, पूरी स्टेजेस होती हैं। ये सब पेपर पे होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लॉन्च किया था कि अब हम पेपरलेस लेजिस्लेचर की तरफ जाएंगे, सब कुछ डिजिटलाइज वे में करेंगे। उसी के तहत एक नीवा एप्लीकेशन लॉन्च की जाती है कि जो भी हमारी प्रोसीडिंग्स होंगी विद इन द पार्लियामेंट प्रीमाइसेस उसको ऑनलाइन वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा और उसका एक्सेस किसको दिया जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जिसका इनडायरेक्ट और डायरेक्टली बेनिफिट क्या निकल के आएगा कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी पर्सनल रीजंस की वजह से वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो सके या फिर दे वांट टू कंट्रीब्यूट, अपने घर पे बैठे कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो वही ऑनलाइन वेबसाइट से ही साथ में डिस्कशन कर सकते हैं। नाउ इसके अलावा ये तो बात होगी पार्लियामेंट की कि लोकसभा एंड राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स ऑनलाइन वेबसाइट पे अपलोड की जाती है। साथ ही में स्टेट्स को भी ये इन्वाइट किया जाता है कि आप भी अपनी प्रोसीडिंग्स ऑनलाइन वेबसाइट पोर्टल पे अपलोड करो। ऐसा करने वाली पहली स्टेट कौन सी बनती है, नागालैंड। नागालैंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट जो अपनी लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स को ऑनलाइन वेबसाइट पे अपलोड करती है। नाउ करंट अफेयर में क्या चल रहा है, दिल्ली लेजिस्लेचर ने अपनी लेजिस्लेशन की प्रोसीडिंग्स को भी अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, टोटल इंडिया में स्टेट्स कितनी है, 28 स्टेट्स। यूटीज कितनी है, 8 यूटीज हैं। इन 8 यूटीज में से सिर्फ और सिर्फ 3 यूटीज हैं जिनके पास अपना लेजिस्लेचर है। कौन सी हैं 3? फर्स्ट वन इज दिल्ली, सेकेंड इज पुडुचेरी, थर्ड इज JNK। डन। इसी में एक पॉइंट ध्यान में रखेंगे, MNIVA विच वुड स्टैंड्स फॉर मोबाइल वर्जन ऑफ नीवा अवेलेबल फॉर बोथ एंड्रॉइड एंड iOS डिवाइसेस। नॉर्मली हमारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि MNIVA पोर्टल दोनों डिवाइसेस पे एक्सेसिबल होगा। यस, इट इज एक्सेसिबल ऑन द बोथ डिवाइसेस। कितनी लैंग्वेजेस में हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, इट विल बी अवेलेबल इन 23 लैंग्वेजेस। क्लियर। नेक्स्ट इज एंथूरियम प्लांट। ये क्या है, एक तरह का फ्लावर है जिसको नासा बिलोंग्स टू USA, नासा ने रिकॉग्नाइज किया है एज ए एयर प्यूरिफायर प्लांट कि जहाँ भी जिस एरिया में इसकी जर्मिनेशन करी जाएगी, जिस एरिया में इसकी हार्वेस्टिंग करी जाएगी, दैट एरिया विल बी एयर प्यूरिफाइड होगा। अभी न्यूज़ में क्यों चल रहा है, अपेडा विच स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा चलाई जाती एक बॉडी है, स्टैचुरी बॉडी है, जिसका काम होता है कि हमारी इंडियन टेरिटरी में से कुछ भी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हमें बाहर भेजना हो तो पहले इस बॉडी से अप्रूवल चाहिए होता है। नाउ दिस अपेडा बॉडी ने अप्रूवल दे दिया फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ एंथ्रियम प्लांट। ये एक फैक्ट हो गया। सेकंड फैक्ट वुड बी इंपॉर्टेंट कि पहला ऐसा कौन सा देश बना है जिसको ये एक्सपोर्ट किया जाएगा, इट वुड बी एक्सपोर्टेड टू सिंगापुर किया जाएगा। सिमिलरली हमारे फिर एंथ्रियम प्लांट का थोड़ा सा स्टैटिक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अदर नेम्स, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लूमिंग फ्लावर, फ्लेमिंगो फ्लावर एंड पेंटिन टंग। इसी से रिलेटेड वी विल बी कवरिंग दिस फैक्ट कि हर साल एक एंथ्रियम फेस्टिवल मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, अगर मिजोरम में प्रोडक्शन होती है तो फेस्टिवल भी वहीं मनाया जाएगा, ऑन द स्टेट ऑफ मिजोरम नियर द कैपिटल एजोल। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज MSME की न्यू क्राइटेरियाज को डिफाइन किया गया है। हमारे लिए पहले तो इंपॉर्टेंट होगा, इसको अनाउंस कौन करता है, इट वाज अनाउंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कैसे अनाउंस किया जाता है, विद द अमेंडमेंट इन MSME एक्ट 2006। कई बार क्या होता है, इस क्राइटेरिया को कुछ टाइम पीरियड बाद चेंज आउट कर दिया जाता है। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा कि जिस दिन हम एग्जाम देने जा रहे हैं उस दिन पहले से हम इसको चेक कर लें कि अभी लेटेस्टली क्या कौन सी क्राइटेरिया चल रहा है। किस कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ऑन विच बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल टर्नओवर। वी विल बी रिमेंबरिंग दिस डाटा अकॉर्डिंग टू हमारे एग्जाम की टाइम लिमिट। क्लियर। नेक्स्ट रिपोर्ट है लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी। किसके द्वारा ये रिपोर्ट लॉन्च की जाती है, इट इज लॉन्च बाय यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी कौन सी पर्टिकुलर बॉडी है, इट वाज लॉन्च बाय यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन। ये इंपॉर्टेंट हो गया कि किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च की जाती है। दूसरे फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसका क्रक्स क्या निकल के आ गया। दे हैव सजेस्टेड एंड ऑल्सो प्रेज्ड इंडिया एज ए कंट्री कि आपके जो भी चाइल्ड मोर्टेलिटी रिलेटेड एफर्ट्स है वो कमेंडेबल हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया। नाउ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है। अकॉर्डिंग टू UN, चाइल्ड मोर्टेलिटी को 2 कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट वन इज चाइल्ड मोर्टेलिटी डिपेंडिंग ऑन द अंडर 5 एज ग्रुप बच्चे। सेकंड इज नियोनेटल मोर्टेलिटी, जिसमें 28 डेज ऑफ बच्चे
की एनालिसिस किया जाता है और दोनों में कंपैरिजन किसके साथ किया जाएगा, विद 1000 लाइव बर्थ। इसी रिपोर्ट के तहत आगे फर्दर रिकमेंडेशन क्या की गई है टू द इंडिया गवर्नमेंट दैट वी शुड बी प्रायोरिटाइजिंग इन्वेस्टमेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाने की जरूरत है, एंड डाटा ऑप्टिमाइजेशन विच मीन्स सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के हेल्थ केयर सेक्टर में जो भी डाटाज है उसको इंटीग्रेटेड वे में सेंट्रलाइज एंड डिजिटलाइज करने की नीड है। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज अ कमीशन बनाई गई है रिलेटेड टू सीनियर सिटीजन्स, और ये कमीशन पहली बार बनाई कहाँ गई है, केरला स्टेट। केरला स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द इंडियन टेरिटरी जहाँ पे ऐसी कमीशन बनाई गई है। एज अ नेम सजेस्ट, इस कमीशन का काम क्या होगा, सीनियर सिटीजन्स के वेलफेयर रिलेटेड काम करना। सिमिलरली कई बार जब कमीशंस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, दे वुड बी आस्किंग अस कि इस कमीशन का नेचर किस तरह का है। ऑप्शंस में क्या आ सकते हैं कि इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, किस तरह की बॉडी है। तो यही ध्यान में देंगे कि कमीशन फॉर सीनियर सिटीजन जो केरला गवर्नमेंट ने बनाई है, इट वाज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। कैसे बनाई गई है, बाय एन एक्ट का नाम क्या है, केरला सीनियर सिटीजन कमीशन एक्ट 2025। इस कमीशन की कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट रहेगी, इट वुड बी कंसिस्टिंग 1 चेयरपर्सन होंगे अलॉन्ग विद 3 अदर मेंबर्स। 3 अदर मेंबर्स के लिए एक मैंडेटरी क्राइटेरिया कि दे शुड बी सीनियर सिटीजन, उन्हीं 3 सीनियर सिटीजन में से 1 शुड बी वुमन रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर। अगर इसी के साथ हम देखें केरला गवर्नमेंट के जो अदर इनिशिएटिव है विद रिस्पेक्ट टू सीनियर सिटीजन, वो क्या होंगे, दे ऑलरेडी आर प्रोवाइडिंग 1600 पर मंथ मेंशंस टू देयर ओल्ड एज सिटीजन्स अकॉर्डिंग टू विच स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। एक बेसिक फैक्ट इज कि इनके अकॉर्डिंग ओल्ड एज किसको माना जाएगा, अबव द एज ग्रुप ऑफ 60 ईयर्स। क्लियर। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज सागरमाला प्रोग्राम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक फ्लैगशिप स्कीम है, उसके 10 साल कंप्लीट होते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी स्कीम से रिलेटेड कि किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च की गई। तो सागरमाला प्रोग्राम ये किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, इट वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। कब लॉन्च की गई थी, अगर हम बात करें 2025 में 10 साल हो गए, तो इट वाज लॉन्च इन 2015। फ्लैगशिप स्कीम का मतलब क्या है कि इस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च की जाने वाली ऐसी स्कीम जिसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन की गई है, सबसे ज्यादा बजट आउटले डिसाइड किया गया था। डन। नेशनल सागरमाला एपेक्स कमेटी को एक बॉडी बनाई गई जिसका काम होगा प्रॉपर देखरेख करने का। इसके अलावा इसके 5 कैटेगरीज डिफाइन की गई थी। दीज 1 पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटर ट्रीटी, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन एंड पोर्ट कनेक्टिविटी। ओके, सागरमाला प्रोग्राम ये किसकी बात थी, 2015 की बात हो रही है, बट अब वी आर स्टैंडिंग इन द ईयर 2025। तो दिस ईयर मिनिस्ट्री क्या फोकस करिए, सागरमाला का एक न्यू वर्जन को क्या नाम दे देगा, सागरमाला 2.0, जिसका फोकस क्या होगा कि जो हमने सागरमाला 2015 वाली स्कीम में पोर्ट्स बनाए हैं, कोस्टल डेवलपमेंट की है, उन सब इंफ्रास्ट्रक्चर के रिपेयर पे ध्यान देंगे। बेसिक मतलब क्या है, गवर्नमेंट के माइंड में ये भी आइडिया कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना के खड़ा नहीं करना, उसके आगे रिपेयरिंग भी करनी है और मेंटेनेंस पे भी ध्यान देना। क्लियर। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव है DX एज इनिशिएटिव विच इज लॉन्च बाय नीति आयोग। हमारे लिए पहले तो इंपॉर्टेंट यही होगा इस इनिशिएटिव की फुल फॉर्म क्या है, इट इज डिजिटल एक्सीलेंस फॉर ग्रोथ एंड एंटरप्राइज इनिशिएटिव। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, नीति आयोग, विच स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। किसके सपोर्ट के साथ, बाय कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड एक टेक्निकल एजुकेशन अथॉरिटी। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का काम क्या होता है, एक मिडल मैन की तरह काम करते हैं बिटवीन द इंडस्ट्रीज एंड द गवर्नमेंट सेक्टर। जैसे भी इंडस्ट्रीज को कोई ग्रीवेंसेज होती है, कोई सजेशंस देनी होती है टू द गवर्नमेंट, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास नहीं जाते, टू द टाइम क्रंच की वजह से वो कहाँ जाएंगे, CII के पास। CII वही सारे इश्यूज कम्युनिकेट करेंगे टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रेसिप्रोकेटली ये भी टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप्रोच ऐसे ही चलता रहेगा। नाउ थर्ड कौन सी इंस्टीट्यूशन है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इन तीनों ने मिलकर DX एज इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिसका बेसिक पर्पस क्या होगा, टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस करके हुए कैंपस प्लेसमेंट को इनकरेज करना। जो भी बच्चे आज स्टडी सेक्टर में हैं उनको इनकरेज किया जाएगा कि आपकी वहीं पे कैंपस प्लेसमेंट होगी, आपको स्किल एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। द एम्पावरिंग इंडियाज MSME टू बिकम रेजिलियंट, कॉम्पिटिटिव एंड डिजिटली इनेबल। इसी के साथ हमारे लिए एक नया कीवर्ड निकल के आता है PPAP, विच स्टैंड्स फॉर पब्लिक प्राइवेट एकेडेमिया पार्टनरशिप। बिफोर दैट हम कौन सी टर्म सुनते हैं, PPP, विच स्टैंड्स फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ करते हैं, उस रेवेन्यू को शेयर करते हैं। नाउ द न्यू टर्म इस इनिशिएटिव से निकल के आती है पब्लिक प्राइवेट एकेडेमिया पार्टनरशिप, जहां पे एकेडमिक सेक्टर्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को भी ऐड ऑन किया जाता है विद देयर इन्वेस्टमेंट और रेवेन्यू जनरेशन। लास्ट में आती है टर्म जो दिस वीक न्यूज में रहती है, विच इज नोन एज ग्रीन ग्रैबिंग। वी कैन इंटरप्रेट इमेज से भी कि क्या आइडिया लग रहा है इस कीवर्ड से। बेसिकली सिंपल भाषा में इसका मतलब क्या है, जब हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इग्नोर करते हुए उसी पर्टिकुलर फर्टाइल लैंड को यूज करते हैं, ये बोल के कि हम भी कोई इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव लॉन्च करने वाले हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज के लिए इस लैंड की यूसेज की जाएगी। ये टर्म न्यूज में कैसे आती है, ड्यू टू एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडेड एक असम में सोलर पार्क लगाने की बात होती है।
असम स्टेट में इंटरनेशनल बैंक द्वारा एक फंडेड प्रोग्राम चलता है कि हम यहाँ पे सोलर पार्क बनाएंगे। इनिशिएटिव तो इनका अच्छा है कि हाँ सोलर रिसोर्सेज को, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, बट जिस लैंड को यूज किया जा रहा है दैट लैंड इज ऑल्सो एग्रीकल्चर फर्टाइल लैंड। वहाँ पे रहने वाले जो लोकल कम्युनिटीज है उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि आपका मोटिव चाहे जो मर्जी है, पर इस पर्टिकुलर लैंड के लिए तो ऑलरेडी फर्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो नाउ ये टर्म इसी वजह से न्यूज में आती है कि वहाँ पे रहने वाली लोकल कम्युनिटीज प्रोटेस्ट करती हैं। फर्स्ट रीजन वाज दिस। सेकंड रीजन इज दे नो दिस फैक्ट कि अगर किसी रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट लगाना है, रिन्यूएबल एनर्जी का पार्क लगाना है, उसके लिए इनको डिसलोकेट करना पड़ेगा। तो दो रीजंस की वजह से ये टर्म न्यूज में रहती है। एप्रोप्रिएशन ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज इन द नेम ऑफ एनवायरमेंटल गोल्स। वी हैव कवर्ड दिस वीक करंट अफेयर। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।